3 अक्टूबर की तारीख मेरे लिए महज इस बिना पर यादगार तारीख नहीं कि ये मेरा यौम पैदाइश है। मेरे नज़दीक इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि 3 अक्टूबर 1948 को मैंने पाकिस्तान जैसी पाक सरजमीन पर कदम रखा था और यहाँ आने के चंद रोज़ बाद ही मेरे साथ जो हैरत अंगेज वाक़या पेश आया था उसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। 3 अक्टूबर 1948 को जब मैं बहरी जहाज से उतरा तो मेरी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे, लेकिन मुझे अपनी कमाई का एहसास नहीं था। मैं समझता था कि निज़ाम दक्कन ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया है उसके हवाले से यहाँ मुझे हाथों हाथ लिया जाएगा। लेकिन मैंने जब इसी ख्याल का इजहार जहाज के एक मेमन मुसाफिर से किया तो उसने कहा, ये तो ठीक है मिर्जा भाई, पर तेरे पॉकेट में कितना पैसा है? 5 रुपए। तो फिर ऐसा करना कि अगर कराची में तेरे को कोई लेने नहीं आवे तो सीधा बंदर रोड चले जाना। उधर के एमसी के सामने होटल दी पार्क है और तेरे को रहने का आसानी हो जाएगा। जाहिर है मुझे बंदर का पे लेने कौन आता। चुनाचे मैंने उस मेमन मुसाफिर की हदायत पर अमल किया और ट्रॉम पर बैठकर होटल दी पार्क पहुंच गया। काउंटर पर जो साहब बैठे थे उन्होंने कहा, इस होटल में कमरा वमरा नहीं मिलता, खाली चारपाई बिस्तरा मिलता है, 1 रुपया रोज पर। मैंने कहा, ठीक है भाई, मुझे एक चारपाई दे दीजिए, अपना नाम पता लिखाओ। वो बोले, और जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं हैदराबाद दक्कन से आया हूँ तो उन्होंने मुझसे रजाकारों के बारे में पूछा। मैंने उन्हें रजाकारों की कुर्बानियों और शहादतों का हाल सुनाया तो वो रो पड़े और बोले, जब तक तुम्हें कोई काम धंधा नहीं मिलता तुम इधर रहो। हमारे होटल में खाना नहीं मिलता, वरना तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त भी कर देता। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, अपना अकलौता अटैची केस चारपाई के नीचे रखा और शहर देखने के लिए निकल खड़ा हुआ। उन दिनों दिल्ली मुस्लिम होटल में 4 आने का सालन और रोटी मुफ्त मिला करती थी। मैंने 2-3 दिन तो उन 5 रुपयों में गुजार दिए और फिर नौबत फाको तक आ पहुंची। मैं सूरत हाल किसी से बयान भी नहीं कर सकता था, इसलिए सुबह चुपचाप होटल से निकल जाता और घूमता घूमता सदर के कैफे जॉर्ज वाले चौक में आ खड़ा होता कि शायद कोई शनासा चेहरा दिखाई दे जाए। मगर इस भरे पूरे शहर में मुझे अपनी जान पहचान का कोई फर्द दिखाई ना दिया। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी। जाहिर है कि मेरी जान पहचान के लोग मेरे मोहल्लेदार या क्लास फेलो ही हो सकते थे, जिन्हें मैं हैदराबाद दक्कन छोड़ आया था। यहाँ हर फर्द मेरे लिए अजनबी था। फिर भी मैं कोट की जेब में हाथ डाले हर आने जाने वाले को देखता और सोचा करता कि शायद इनमें से कोई हिजरत करके यहाँ आया हो। लेकिन चौथे फाके तक मुझे कोई ऐसा आदमी न मिला। 3 फाके मेरे लिए बड़े सबर आजमा और तकलीफ दे थे, मगर चौथी सुबह जब मैं हशाश बशाश था और मुझे भूख का एहसास तक नहीं था, मैंने मुंह हाथ धोया, कोट पहना और होटल से निकल गया। उस दिन भी मैं हस्बे मामूल कैफे जॉर्ज की नुक्कड़ पर खड़ा था कि इतने में एक साहब मेरे करीब आए और बड़े पुरतपाक अंदाज से मुसाफा करते हुए बोले, अरे भाई मिर्जा साहब, क्या हाल है आपके? वो साहब मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे और मैंने उन्हें जिंदगी में पहली बार देखा था, लेकिन उनके बेतकल्लुफ अंदाज़े गुफ्तगू से मुझे ये पूछने की हिम्मत ही ना हुई कि वो कौन है, मुझे कैसे जानते हैं। उन्होंने मुझे चाय पीने की दावत दे डाली, मगर मैं टाल गया। हमारे यहाँ ये तरबियत दी जाती थी कि जब तक कोई 3-4 बार खाने पीने की दावत ना दे उससे माजरत कर लेनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो मुझे उनकी दावत मंजूर करना ही पड़ी और हम कैफे जॉर्ज में चले गए। जब मेरा ऑर्डर लेने आया तो उन्होंने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, यार कुछ भूख सी महसूस हो रही है, ऐसा करो कुछ खाने के लिए ले आओ। बैरा बोला, हमारे यहाँ खाना नहीं होता साहब, सिर्फ ऑमलेट और टोस्ट वगैरह मिल सकते हैं। तो फिर टोस्ट और ऑमलेट ही ले आओ, उन्होंने कहा और मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद बैरा टोस्ट और ऑमलेट ले आया, हम दोनों ने खाया। मैंने पानी का एक पूरा गिलास पिया और फिर खुदा जाने मुझे क्या हुआ कि मैं होशो खुर्द से बेगाना हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उसी बूथ के सोफे पर लेटा पाया। मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे और मेरा मेजबान बैरे पर गरज बरस रहा था कि उसने मुझे क्या खिला दिया है जिससे मैं बेहोश हो गया।
बहरा बोला, जनाब हमने ऑमलेट एक ही साथ बनाया था, जिसमें से आधा काट कर आपको दिया गया और दूसरा निस्फ हिस्सा इनको। अगर ऑमलेट में कोई गड़बड़ होती तो आप भी बेहोश हो जाते ना। बहर कैफ बात खत्म हो गई। हम चाय पीकर कैफे जॉर्ज से बाहर निकल आए। उन दिनों हाथ रिक्शा चला करते थे। मेरे मेजबान ने पूछा, आप कहाँ जाएंगे मिर्जा जी? मैंने उन्हें दी पार्क का पता बता दिया। उन्होंने एक रिक्शा रोका, मुझे सवार कराया और खुद भी मेरे साथ बैठ गए। मैं होटल दी पार्क के सामने उतर गया और वो चले गए। मैं होटल में आया और कोट खूंटी पर लटका कर अपनी चारपाई पर सो गया। जब मेरी आंख खुली तो रात हो चुकी थी और मेरे इर्द गिर्द सब लोग सो रहे थे। मैं फिर सो गया। दूसरी सुबह में उठा, कोट पहना और हस्बे मामूल चुपचाप होटल से खिसकने लगा। हर चंद के होटल के मालिक सूरती सेठ ने मुझसे पैसों का कभी तकाजा नहीं किया था, मगर मुझे उनका सामना करते हुए शर्म महसूस होती थी। इसीलिए मैं सुबह सवेरे निकल जाया करता था। जीना उतरते हुए मैंने कोट की जेब में हाथ डाला तो मेरी उंगलियां कुछ कागजों से टकराई। मैंने जल्दी से वो कागज निकाले तो ये देखकर दंग रह गया कि वो 100 के 3 करारे नोट थे। नोट देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। अगर रात को मेरी जेब में से कोई ये नोट निकाल लेता तो? फौरी तौर पर मुझे ये ख्याल बिल्कुल ना आया कि ये नोट आए कहां से। फिर मैंने ये सोचा कि शायद अम्मी ने ये नोट कोट के अंदर सी दिए होंगे। जेब में हाथ डालने से सिलाई उतर गई होगी और ये नोट निकल आए होंगे। इसीलिए मैंने जेब उलट कर देखी, मगर वो तो सही सलामत थी। ये नोट फिर मेरी जेब में कहां से आ गए? मेरा जहन बार बार इस सवाल की तकरार कर रहा था। मैंने नोटों को गौर से देखा। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जारी करदा नोट थे, मगर उन पर हुकूमत पाकिस्तान की मोहर लगी हुई थी। जाहिर है कि ये नोट यहीं कहीं किसी ने मेरी जेब में डाले होंगे, पर वो कौन हो सकता है? मैंने सोचा, मगर मेरी समझ में कुछ ना आया। होटल में सभी मुसाफिर थे। इस बात का ज्यादा इम्कान था कि कोट की जेब में रखी हुई चीजें गायब हो जाती थी, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था। नया मुल्क था और हर एक की जरूरियात बहुत थी। तो फिर ऐसे वक्त में कौन मेरी मदद के लिए मेरी जेब में नोट रख देता? कहीं ये जाली नोट तो नहीं है? इस एहसास से मेरा दिल कांप उठा। उल्टे कदमों अपने होटल के मालिक के पास पहुंचा। मैंने एक नोट उसे थमाते हुए कहा, सेठ जी मेरे 25 रुपए आप एडवांस रख लें। ऐसी भी क्या चलती है? सूरती सेठ बोला। मैं अपने मोहसिनों का उधार ज्यादा दिन रखना नहीं चाहता। मैंने उनको जवाब दिया। उसने बड़े तकल्लुफ से नोट अपनी दराज में डाला और बाकी रकम मुझे वापस की। मैं तो उछल पड़ा, अरे ये तो असली नोट है। वो दिन और आज का दिन कि मेरी जेब कभी खाली नहीं रही, मगर उसके बाद कई मर्तबा ढूंढने पर भी मुझे वो अजनबी मेजबान कभी नजर नहीं आया, जिसे मैं आज भी हजारों में पहचान सकता हूँ। ना जाने वो अजनबी मेजबान जिसने मुझे फाकों के दौर में खाना खिलाया था, जो मुझे मेरे नाम से जानता था, वो कोई नेक जिन था या फरिश्ता जो शायद मेरी गैबी इमदाद के लिए आया था। मुझे लगता है कि ये मेहरबानी उसी की हो सकती है। शायद जब मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ था तो उसने ही मेरी जेब में ये पैसे डाल दिए होंगे ताकि मैं नए मुल्क में अपना वक्त अच्छे तरीके से गुजार सकूं।